नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, गुप्त काल में। तो दोस्तों, यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सिक्के अधिक जारी किए गए थे। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा नंबर प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न है, मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है, मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, चेर। चेर का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां नंबर प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सातवां नंबर प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और ताकि जब भी जरूरत पड़े आप लोग वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सातवां नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन, संस्कृत। गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, प्राचीन भारत में मतलब कि पुराने समय में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, खरोष्ठ। खरोष्ठ जो है दोस्तों, दाएं दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी कि इस साइड से इस साइड लिखी जाती थी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसे याद रखें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें और अभी से वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्रश्न को ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मणिग्राम। मणिग्राम एक स्थान है दोस्तों। तो का प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों, इसके लिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें।
तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन चावल। चावल को मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन हर्षवर्धन। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध ने किस संघ की स्थापना की थी, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। आप लोग इसे याद रखें, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में, आप लोग इसे याद रखें, बी नंबर ऑप्शन कपिलवस्तु इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और साथ में बनी बगल की में घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर याद रखें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सारनाथ इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इतिहास के पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर पार्ट 2 को भी देखें, वहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन बिम्बिसार। आप लोग इसे याद रखें, प्रश्न को समझिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बिम्बिसार के शासन काल में दिया गया था। आप लोग याद रखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इतिहास पार्ट 2 के लिए, वहाँ जाकर आप लोग पार्ट 2 को भी देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए? स्वतंत्रता दिवस के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए? तो दोस्तों हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब विदेशी मुद्रा चलती थी दोस्तों, ब्रिटिश मुद्रा चल रही थी उस समय। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन 1950 ईस्वी में भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किया, अपना अलग मुद्रा जारी किया। इसके पहले तक दोस्तों ब्रिटिश मुद्रा चलती थी भारत में, लेकिन 1950 के बाद भारत ने अपना स्वयं का सिक्का जारी किया। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले ट्विटर पर अपना खाता बनाया भारत में, तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन विदेश मंत्रालय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन दिल्ली षड्यंत्र से।
दिल्ली षड्यंत्र से लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध है दिल्ली षड्यंत्र से। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन देविका रानी। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द देविका रानी राइट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडिका किसने लिखी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इतिहास के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 21 नंबर प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन मैगस्थनीज। इंडिका किसने लिखी? तो मैगस्थनीज ने लिखा था। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत का लेखक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। कह रहा है महाभारत का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, महाभारत काव्य को लिखा। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन वेद व्यास इज द राइट आंसर। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राज तरंगिणी का लेखक कौन था? राज तरंगिणी का लेखक था। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है चौथा नंबर ऑप्शन कल्हड़। कल्हड़ ने राज तरंगिणी का लेखक था, कल्हड़। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? दोस्तों यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग इसे याद रखें, अपने माइंड में बैठा लें। सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए पहला ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन जी.आर. एल्टन। जी.आर. एल्टन का कथन है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। इस कथन को किसने कहा? तो पहला नंबर ऑप्शन जी.आर. एल्टन ने इस कथन को कहा था। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना किस काल में आरंभ किया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन प्राचीन पाषाण युग में। प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। पहले दोस्तों माचिस नहीं थी, तो पत्थरों से पत्थर को रगड़कर अग्नि जलाई जाती थी। तो यह किस काल में प्रारंभ हुआ? तो प्राचीन पाषाण युग में। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अक्सर करके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? दोस्तों पहले के लोग जो थे दोस्तों वो जानवरों को मारकर खाते थे, लेकिन किस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में मानव खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके लिए तीसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना की गई। संगम साहित्य की रचना की गई किस भाषा में की गई दोस्तों? संगम साहित्य की रचना। तो इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन तमिल में। संगम साहित्य की रचना तमिल में की गई। आप लोग इसे याद रखें, अपने दिमाग में बैठा लें। और दोस्तों इतिहास के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप लोग
वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों का ज्ञान और बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है। इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन पाली। त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है, तो दोस्तों पाली भाषा में लिखित है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। दोस्तों आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। दोस्तों पहिए का आविष्कार हो जाने से चीज़ें सरल हो गई, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गया दोस्तों पहिए का आविष्कार होने से। तो यह किस युग में पहिए का आविष्कार किया गया था, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया गया, आप लोग इसे याद रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में दोस्तों मानव स्थिर जीवन जीना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों नवपाषाण काल ऐसा काल है जिसमें यहाँ पर अग्नि की खोज हुई, पहिए की खोज हुई और स्थिर में जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया मानव ने। तो इसके लिए यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन नवपाषाण काल है, तो आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है जोरवे संस्कृत का केंद्र कहाँ था, तो दोस्तों जोरवे संस्कृत का केंद्र महाराष्ट्र में था। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जाति प्रथा का विकास हुआ। जाति प्रथा का विकास किस युग में हुआ दोस्तों, तो इसके लिए राइट आंसर है किस काल में हुआ जाति प्रथा का विकास, तो इसके लिए राइट आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का विकास हुआ, आप लोग इसे याद रखें, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन कार्य का विभाजन, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, महाकाव्यों को। तो दोस्तों अपौरुषेय जो है वेदों को कहा गया है, नंबर एक का ऑप्शन वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन वेदों को कहा गया है। वेद जो होते हैं दोस्तों 4 वेद होते हैं, आप लोग इसे याद रखें। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन वेद इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सभा और समिति संस्थाएं थी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है चौथा नंबर ऑप्शन राजनीतिक, आप लोग इसे याद रखें। सभा और समिति संस्थाएं थी, राजनीतिक की संस्थाएं थी, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्य वंश कौन सा था। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर मौर्य वंश। मौर्य राजवंश जो है सबसे प्राचीनतम वंश है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बिल्कुल मुफ्त। और दोस्तों इतिहास जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर वीडियो को पूरा देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है उपयुक्त सभी साधनों से। उपयुक्त सभी साधनों से इतिहास की जानकारी मौर्य काल में मिलती है दोस्तों। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, अशोक के शिलालेखों से ही मौर्य काल की इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि तीनों ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर उपयुक्त सभी साधनों से चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक की राजधानी थी। तो दोस्तों अशोक की राजधानी दूसरा नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र थी, आप लोग इसे याद रखें। पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी, जो आपकी
पटना हो गया है दोस्तों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम है। भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन फाहियान था। आप लोग इसे याद रखें, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है कलिंगराज खारवेल। दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, कलिंगराज खारवेल का कृतित्व ज्ञात होता है। यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन चाणक्य, कौटिल्य। दोस्तों चाणक्य था, चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम चाणक्य था। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन ब्राह्मी लिपि में है। सम्राट अशोक के अधिकांश लिपि जो हैं ब्राह्मी लिपि में है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है तीसरा नंबर ऑप्शन 273 ईसा पूर्व में अशोक ने मगध की गद्दी पर बैठा था, 273 ईसा पूर्व में। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी बैंक रेलवे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 273 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भेजा गया था? प्रश्न को ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा गया था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन मेगस्थनीज। आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसके लिए राइट आंसर है पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में बनी बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक था। प्रश्न को ध्यान से समझिए, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है दूसरा नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट में जितने भी प्रश्न आएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, वह मौर्य राजा था, कौन था? वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। वह मौर्य राजा कौन था जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश था। मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन बृहद्रथ वंश था। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है मगध की प्राचीन राजधानी थी, मगध की पुरानी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है पहला नंबर ऑप्शन गिरिव्रज। गिरिव्रज था। आप लोग इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। 51 नंबर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आश्रम कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों 4, चौथा नंबर ऑप्शन 4 प्रकार के आश्रम होते हैं दोस्तों। आप लोग इसे याद रखें।
आश्रम कितने होते हैं? 4। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।